फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे बात करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयनन एंथैल्पी की। ठीक है बेटा, तो आज का हमारा टॉपिक है आयनन एंथैल्पी, या हम इसको आयनन ऊर्जा भी बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको आयोनिक पोटेंशियल। ठीक है, तो आईपी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बेटा अपन इसमें आईपी। ये आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनन एंथैल्पी, ये पोटेंशियल होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो, an amount of energy which is required to remove an electron outermost of atom, ठीक है, loosely bonded with nucleus। मतलब कि किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से नाभिक से ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए या निकालने के लिए दी गई आवश्यक ऊर्जा को हम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। जैसे देखिए बेटा, ये न्यूक्लियस है, नाभिक है, और ये नाभिक का चारों ओर का हिस्सा है। ठीक है, तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल द्वारा बंधा हुआ है। इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालना है, बाहर निकालना है, तो उस आकर्षण से ज्यादा ऊर्जा हमें रिक्वायर्ड होगी, देनी पड़ेगी, तब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा। ठीक है, तो इसको बाहर निकालने के लिए हम जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे उसे ही हम क्या बोलते हैं, आयनन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज और ध्यान देना, विलगित गैसीय क्या होता है। विलगित गैसीय परमाणु का मतलब ये है कि वो परमाणु जो है अपनी मूल अवस्था में हो, उदासीन अवस्था में हो। ठीक है, तभी हमें एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, उसका पता चलेगा। अदरवाइज हम ये पता नहीं लगा पाएंगे कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है या कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। ये चीज हमें यहाँ पे थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। ओके बेटा, तो एक डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को, है ना, या नाभिक से ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी कहते हैं या आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, देखो, ऊर्जा को हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापने के कारण हम इसे आयनन विभव भी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं तो हम इसको आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल का नाम भी देते हैं बेटा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए, किसी भी गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर परमाणु हो जाएगा धनावेशित। मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। ठीक है, अच्छा, आप सबको पता है कि धन आवेशित होता कब, जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है और धन आवेश आने पर परमाणु छोटा हो जाता है, या मेरे को नाभिक के आकर्षण बढ़ जाता है। तो अगर मुझे एक और इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो जो एनर्जी दूंगा मैं, वो होगी आईपी सेकेंड, और आईपी सेकेंड में फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो परमाणु के ऊपर 2+ के चार्जेस आएंगे। अगर मुझे एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो एनर्जी होगी डेल्टा ई थर्ड, या शॉर्ट में आईपी भी बोलते हैं बेटा इसको, है ना, मैंने भी बताया आईपी थर्ड। तो आईपी थर्ड के लिए तो ये यहां पर 3+ के आवेश आ जाएंगे। ठीक है, तो 3 चीजें होंगी मेरे पास यहाँ पे, आईपी फर्स्ट, आईपी सेकेंड और ये आईपी थर्ड। तो सबसे ज्यादा आईपी फर्स्ट होगा या आईपी सेकेंड होगा, तो आयनन ऊर्जाओं का जो क्रम है, आईपी थर्ड सबसे ज्यादा, आईपी सेकेंड, देन आईपी फर्स्ट, आयनन एंथैल्पी प्रथम होगी। ठीक है, बात समझ आ गई आपको यहाँ पे। तो किसी गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन लूज करना है, निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा है, उसे हम क्या बोलेंगे, आयनन एंथैल्पी। और इस ऊर्जा को हम मेजर करते हैं, नापते हैं, किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव। ठीक है, अब देखो, किसी ठोस पदार्थ के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, या 1 मोल ठोस पदार्थ के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को कहते हैं। ये चीज आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई सा भी 1 मोल ठोस है, ये 1 मोल ठोस पदार्थ है, तो पहले आप उस ठोस को किस में चेंज करोगे, गैस में, और ठोस को गैस में चेंज करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन ऊष्मा।
ठीक है, तो पहले हम यहां पे लेंगे सब्लिमेशन एनर्जी, और फिर इस गैसीय परमाणु में से हम जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो जो ऊर्जा देंगे उसको हम क्या बोलेंगे, आईपी। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा भाई साहब, बस में है क्या। तो ठोस पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले आपको ऊर्ध्वपातन ऊर्जा देनी पड़ेगी, मतलब उस ठोस को सीधा गैस में चेंज करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होगी। फिर उसके बाद उस गैस से हम इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। ठीक है बेटा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो जी, अब हम यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे इसकी। ठीक है, आयनन ऊर्जा को या एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, हमारा दूसरा हेडिंग है आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से कारक है जो आयनन ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो पहला है बेटा मेरे पास यहाँ पे, ये है परमाणु आकार। पहला पॉइंट है परमाणु आकार या त्रिज्या। ठीक है बेटा, तो परमाणु आकार या त्रिज्या की बात करते हैं। आपको पता है जैसे जैसे आकार बढ़ते जाएगा नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉन की दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए या निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो हम इन द शॉर्ट भी लिख सकते हैं कि परमाणु आकार 1/IP होता है, मतलब परमाणु आकार बढ़ने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। तो अब हम बात करते हैं वर्ग की। देखो बेटा, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार बढ़ता है। ये देखो, हेलिना की रब से फरियाद, आपको पता है एक एक कोश बढ़ता जाता है। ठीक है, तो कोश बढ़ रहा है तो आकार बढ़ रहा है, तो आकार बढ़ेगा, इसका मतलब आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा, घटेगा। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। ठीक है, अच्छा, तो हम आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं साहब। देखिए बेटा, लिथियम के बाद बेरिलियम आता है, फिर बोरोन आएगा, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे कोश तो वही होता है, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक का आकर्षण क्या होगा, बढ़ेगा, और आकर्षण बढ़ेगा तो आकार छोटा होगा, और आकार छोटा होगा तो आईपी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। ओके बेटा, चलो जी, और कुछ दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट है प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश, अब ये प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है ना, उसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे आप लोगों से। प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है, देखिए बेटा, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने पर आकार छोटा होता है, आकार छोटा होगा तो आईपी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम यहाँ सीधा सीधा लिख सकते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश समानुपाती होता है आईपी के। जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ता जाएगा आकार छोटा होता जाएगा, और आकार छोटा होगा तो हमारे पास आईपी का मान क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गया, बस कंप्लीट। चलो जी, अब हम यहाँ पे बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट तो आप सबको ही पता है, तो थर्ड पॉइंट मेरे पास वो है परिरक्षण प्रभाव, है ना। मैंने कल भी बताया था, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव क्या होता है ना। मैंने आपको बताया था कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, परिरक्षण प्रभाव होता क्या है उसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। तो परिरक्षण प्रभाव क्या होता है बेटा, ये देखिए कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उन पर उससे पहले वाले कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा लगाया गया प्रतिकर्षण का बल, जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को नाभिकीय आकर्षण से परिरक्षित करते हैं, बचाते हैं। ठीक है, तो परिरक्षित करेंगे, बचाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आकार क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए आकार बढ़ेगा तो उस केस में क्या होगा, आकार बढ़ने पर आयनन एंथैल्पी का मान डिक्रीज होता ही है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है बेटा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम परिरक्षण प्रभाव के बारे में भी ज्यादा डीप में बात नहीं करके शॉर्ट में ही बात करेंगे, और शॉर्ट में ही लिखेंगे। यहाँ पे क्या होगा बेटा कि परिरक्षण प्रभाव जो है, परिरक्षण प्रभाव, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है आईपी के।
जैसे जैसे परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा, आकार बढ़ेगा, और आकार बढ़ेगा तो सीधी सी बात है आईपी का मान क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके बेटा, ये था हमारे पास थर्ड पॉइंट। नाउ पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 वो है हमारे पास अर्धपूरित, पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व, कक्षकों का स्थायित्व। देखो ये क्या, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व क्या है, ठीक है। देखो जो कक्षक पूरा भरा हुआ है उस पर नाभिकीय आकर्षण ज्यादा होगा, है ना, उदासीन होगा, तो पूर्ण भरे हुए कक्षक में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। चलो जी, अब दो चीजें यहाँ पे, एक तो है अर्ध भरा हुआ और एक है अपूर्ण। अर्ध भरा, जैसे देखो P6 पूर्ण भरा हुआ है, P3 आधा हो गया बेटा, अर्ध भरा हुआ है, और ये P4 अपूर्ण हो गया। ये पूरा, ये आधा और ये अपूर्ण, ठीक है। तो यहां ध्यान देना आपको कि अर्धपूरित कक्षकों में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपूरित कक्षक की अपेक्षा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यहीं से आपके क्वेश्चन जनरेट होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आप यहाँ पे, अगर मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी भी मैंने कहा कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, ठीक है बेटा। तो मैं एक आवर्त लिख देता हूं, यही, ये लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। किंतु इस कंसेप्ट के अनुसार मेरा जो क्वेश्चन बनता है वो है नाइट्रोजन की आईपी ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, क्यों? या मैं ऐसा कहूं बेटा कि 15 वर्गीय तत्वों की आयनन एंथैल्पी अधिक होती है 16 वर्गीय तत्वों से, क्यों? देखो दो कंसेप्ट, पहले मैंने बोला कि बाएं से दाएं जाते हैं तो आईपी का मान क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। इंक्रीज होगा तो इन द केस क्या हो है, ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए ना नाइट्रोजन से, लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में नाइट्रोजन का ज्यादा है, क्यों है उसका कारण देखिए। अगर हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, तो ये है 1s2, 2s2 और 2p3, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा 2p3 में से, अर्धपूरित विन्यास, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करता हूं, ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8 है, तो यहाँ पे 1s2, 2s2 और ये 2p4, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलेगा 2p4 में से, है ना। तो ये क्या, अर्धपूरित है, ये अपूर्ण है। और अभी भी मैंने आपको बताया कि अर्धपूरित कक्षक में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपूर्ण की अपेक्षा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि नाइट्रोजन का ज्यादा होता है आईपी इससे, ऑक्सीजन से। इट इज क्लियर बेटा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। फिर इसके बाद में बहुत सारी क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा, ठीक। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे 5वां पॉइंट, वो है पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ ऑर्बिट, कक्षकों का भेदन प्रभाव। यह है कक्षकों का भेदन प्रभाव, कक्षकों का भेदन प्रभाव, ठीक है। देखो भेदन प्रभाव का मतलब क्या है कि उस कक्षक में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एक टाइप का वो भेदन प्रभाव हो गया, ठीक है। अभी कैसे होगा इसको अपन को थोड़ा सा सोचना है और बात करनी है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। कक्षकों के भेदन प्रभाव के अनुसार कि जो कक्षक नाभिक के जितना क्लोज होगा, नजदीक होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतनी ही ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो कक्षकों के भेदन प्रभाव के अनुसार जो कक्षक नाभिक के जितना पास होता है या नजदीक होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतनी ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। अर्थात भेदन प्रभाव S में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, देन P, फिर D और फिर F। एक ही ऊर्जा स्तर के होते हैं लेकिन ये, है ना, आप बोलो 1s और 3p, आप बोलो 6s, S और 3d, लेवल स्तर एक ही होना चाहिए, ठीक है बेटा। चलो अब इसके अंदर में आप देखिए, बेरिलियम के बाद आता है बोरोन, है ना। बेरिलियम में से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो है 2s2 में से, और ये है 2p1 में से। और मैंने बोला था कि बाएं से दाएं जाने पर आईपी का मान बढ़ता है, तो यहां भी वही क्वेश्चन जनरेट हो गया आपके लिए, है ना। बेरिलियम का आईपी अधिक होता है बोरोन से, क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन निकलता है S में से, इसका इलेक्ट्रॉन निकलता है P में से। ओके, सामने देखो, अब हम यहां कहें कि सोडियम से अधिक आईपी होता है मैग्नीशियम का, ऐसा क्यों? देखना बेटा,
सोडियम का होता है 3s1, इसका होता है 3s2। ये पूरा भरा हुआ है, ये आधा भरा हुआ है, तो पूर्ण भरे हुए कक्षक में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये चीजें आपको समझ में आई होगी, है ना। होप सो अच्छा लगा होगा आपको। और भी मैं दो चार चीजें और समझा देता हूं आपको, है ना, जो आपके बहुत ही काम आने वाली है। ठीक है बेटा। अब देखिए इधर नेक्स्ट, ये है हमारे पास बोरोन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। निम्न को आयनन एंथैल्पी के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जमा देते हैं भाई। आपको पता है कि अगर अपवाद नहीं है तो बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है ना। अगर अपवाद को ध्यान रखना पड़ेगा बस आपको। तो देखो बेटा, बोरोन से ज्यादा बेरिलियम की होती है, अभी भी मैंने बताया। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज्यादा होती है नाइट्रोजन की, और सबसे ज्यादा होगी फ्लोरीन की। अपवाद सिर्फ इन दोनों में है, जो मैंने दोनों आपको यहाँ पे लिखा दिए। ठीक है। तो आईपी वाला कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा हम ध्यान से पढ़ेंगे।